हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और प्रतिशत संगठन बताया था। प्रतिशत संगठन के बाद मैंने आपको रासायनिक संयोग के नियम बताए थे। तो स्टूडेंट्स, आज रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। रासायनिक संयोग का जो पहला नियम हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो नियम नंबर 1 ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले इस नियम के बारे में डेफिनेशन आती है कि ये नियम क्या कहता है। इस नियम के बारे में अगर हम बात करें तो लवासियर, एक साइंटिस्ट था लवासियर, उसने ये नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार आप सबको वीडियो को स्टॉप करके धीरे धीरे इसको अपनी कॉपी में नोट करना है इस नियम को। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस नियम के अनुसार। ठीक है, किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, यानी कि कोई सी भी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान सदैव उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान सदैव उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात द्रव्यमान को, यानी कि पदार्थ की हम बात करें, पदार्थ के द्रव्यमान को या फिर पदार्थ को भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अर्थात द्रव्यमान को या पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, पदार्थ को ना तो हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल पदार्थ हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, कुल पदार्थ हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो बच्चों, इस नियम के अनुसार मैं आपको समझाता हूं। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, तो सबसे पहले मैं भौतिक परिवर्तन बताता हूं। भौतिक परिवर्तन का मतलब जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, जैसे बर्फ से जल का बनना। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर इसमें लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये बर्फ है, बर्फ से आपने जल बनाया, यानी कि तापमान दिया इसको। ठीक है, तो बर्फ को जब ताप देते हैं थोड़ा सा, तो वो जल में बदल जाती है। आपने मान के चलो 100 ग्राम बर्फ ली, तो जल कितना बनेगा बच्चों, 100 ग्राम ही क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या चला, देखो बर्फ से जल का बनना, बर्फ सॉलिड होती है, ठोस होती है, जल लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था बदल रही है, इसलिए इसे कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। तो किसी भी भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन का भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो भौतिक परिवर्तन है बर्फ से जल का बनना। बर्फ आपने 100 ग्राम ली, तो जल भी कितना बना, 100 ग्राम। ये क्रिया कारक और ये उत्पाद, यानी कि किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक का भी अपन ले लेंगे एग्जाम्पल अभी, क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान सदैव उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। देखो यहाँ पर भौतिक अवस्था चेंज हो गई, लेकिन द्रव्यमान सेम है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन दिखाता हूं मैं तुम्हें। अगला एग्जांपल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। इसको मैंने हल्का सा ताप दिया। ठीक है, चूना पत्थर बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसको गर्म करेंगे तो आपके पास मिलता है बच्चों CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपन निकालते हैं, तो कैल्शियम निकलता है 40 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, अरे 16 होता है, 16 16 3 48, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40, टोटल निकलेगा 100 ग्राम। तो इसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना निकला, 100 ग्राम। इधर आ जाओ, 40 प्लस 16, ये आ जाएगा आपके पास 56, और इधर कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस 32, ये आ जाएगा आपके पास 44। तो 56 ग्राम और 44 ग्राम दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आपके पास निकलेगा 100 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन में भी क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस अभिक्रिया पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो मोस्टली अधिकांश अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, इसलिए उन अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, क्योंकि अधिकांश अभिक्रियाएं किसका पालना करती हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती हैं। इसीलिए हम अभिक्रियाओं को क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। तो यह था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप सबने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल करना है।
तो क्या कहता है ये नियम, सुनिए। इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ का कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। और लवासियर एक साइंटिस्ट था, लेवोसियर भी बोलते हैं या लवासियर भी बोलते हैं, लेवोसियर, ठीक है ना। लवासियर द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, लवासियर ने दिया था। इस बात को याद रखेंगे, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्रियाकारक का द्रव्यमान दे रखा है, उत्पाद में से दो में से एक का द्रव्यमान दे रखा है, तो दूसरे का आप x मानकर निकाल सकते हो। ठीक है। चलो अगला नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है आपका बच्चों, सेकंड नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, नियम नंबर 2, यह है आपका स्थिर अनुपात का नियम, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि रासायनिक नियत या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित संगठन का नियम भी बोल सकते हैं हम, निश्चित संगठन का नियम। ठीक है। तो क्या होता है ये नियम, क्या कहते हैं, देखिए, यदि कोई यौगिक है, ठीक है ना, वो किसी से दो एलिमेंटों से, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और उस यौगिक को हम चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, उसके अंदर उसका जो तत्वों का जो द्रव्यमान है, उसका जो भार है, वो हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखिए। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व उपस्थित होते हैं। रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा ये तत्व इनके भारों के भार, ठीक है ना, द्रव्यमान, ये तत्व इनके भारों के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, चाहे इस यौगिक को किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किया जाए, चाहे इस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। ठीक है ना। यानी कि किसी यौगिक में तत्वों का जो भारों का अनुपात होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। किसी यौगिक में तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। तो आपका नियम अगर मैं चाहूं तो शॉर्ट में ये भी कह सकता हूं, इस नियम को आपके प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट। ठीक है ना। दो साइंटिस्ट थे, एक तो था लवासियर और दूसरा था प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट बोलते हैं इसको, प्राउस्ट ने दिया था। ये नियम किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है ना। इसका मतलब यौगिक में, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ये डेफिनेशन वो लिखनी जो बताई, यौगिक में तत्वों का अनुपात, तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। ठीक है बच्चों।
तो यौगिक में तत्वों के भारों का अनुपात कैसा होता है? निश्चित होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। किसके अनुसार? प्राउस्ट के अनुसार। इस नियम को अपन क्या कहते हैं? निश्चित संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। अब इसका मतलब समझो, जैसे जल, आप सब जानते हो जल, जैसे मैं जैसे समझा रहा हूँ समझेंगे। जैसे जल H2O, ये है जल। अब इस जल को चाहे आप बारिश से प्राप्त करो, वर्षा के द्वारा, चाहे आप इसको हैंडपंप का जल ले लो, चाहे समुद्र का जल ले लो, चाहे आप किसी भी H2 और O2 की क्रिया से जल को बना लो, जल को किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, सब में जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम। बोलो यस और नो? अरे 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 2 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो इनके भारों का अनुपात आ जाएगा 1:8। तो आप जल को किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, दुनिया में कोई सा भी मेथड, कोई सी भी विधि अपना लो जिससे जल प्राप्त होता है, जल के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 ही प्राप्त होगा, दूसरा प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल बताता हूं। अगर आप कार्बन का दहन करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, तो आपको CO2 प्राप्त होती है, ठीक है। इसी तरह आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो भी आपको क्या प्राप्त होती है? CO2 प्राप्त होती है। तो दोनों विधि से CO2 प्राप्त हो रही है, ये विधि अलग है, ये विधि अलग है, लेकिन दोनों विधि में जो CO2 होगा, इसमें कार्बन व ऑक्सीजन का अनुपात हम निकालेंगे। कार्बन 12, ऑक्सीजन CO2 O2 यानी कि 32 कितना निकलेगा? 4 × 12 4 × 8 32, 3:8। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव कितना निकलेगा? 3:8 निकलेगा बच्चों। तो ये नियम ये क्या कहता है? चाहे आप यौगिक को किसी भी स्रोत से, किसी भी विधि से प्राप्त करो, हमेशा यौगिक के अंदर उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है वो निश्चित रहने वाला है, चेंज नहीं होता है। ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। 2 नियम आज हमने पढ़े। नियम नंबर 3, तीसरा नियम क्या कहता है? एक तो होता है गुणित अनुपात का नियम और एक होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये दोनों और बचे हैं, इन दोनों को हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अगला नियम नंबर 3 है आपका गुणित अनुपात का नियम। नियम नंबर 3, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम, देखो ये नियम दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। तो सबसे पहले तो ये नियम दिया था डाल्टन ने, ओके। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया। क्या बताया इसने भाई? मान लो देखो, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके, है ना, तो मैं लिख देता हूं यहां, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व, जो एक तत्व होता है उनमें से, उसका द्रव्यमान का क्या होता है? निश्चित होता है। तो एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ एक सरल अनुपात में, ठीक है, एक सरल अनुपात में क्या करता है? संयोग करता है। क्या करता है? संयोग करता है, ठीक है। वापस समझेंगे। जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व
दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, इसका मतलब एक तत्व का द्रव्यमान तो क्या होने वाला है इसमें निश्चित, और दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो एक सरल अनुपात में होगा। ठीक है, तो एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ एक सरल अनुपात में संयोग करता है। इसको कैसे समझेंगे, इसको मैं बड़ा आसानी से समझाता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेके। कार्बन व ऑक्सीजन, जैसे कार्बन व ऑक्सीजन ये दोनों मिल रहे हैं और दो तत्व बना रहे हैं। एक तो बनाते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक बनाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यस और नो। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो तत्व बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का यहाँ द्रव्यमान कितना है, चलो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, कार्बन व ऑक्सीजन। कार्बन तो है 12 दिख रहा होगा आपको, और ऑक्सीजन है 16। इसी तरह इसमें निकालो, इसके अंदर कार्बन होगा 12 फिक्स द्रव्यमान है, लेकिन ऑक्सीजन होगा 32। देख लो, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के फिक्स द्रव्यमान के साथ संयोग कर रहा है। मैंने बोला था ना, एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, तो आपका ऑक्सीजन कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर रहा है। बोलो यस और नो। तो फिर ऑक्सीजन का अनुपात क्या निकला, ऑक्सीजन का निकलेगा, अब मैं ऑक्सीजन का अनुपात निकाल रहा हूं। अतः ऑक्सीजन देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2 में यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। ठीक है, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ क्या अनुपात आ रहा है, 1:2, यानी कि खुद के सरल अनुपात में। यहां से ये 1, यहां से ये 2, इस तरह अगला जो यौगिक बनाएगा वो 3, अगला बनाएगा 4। चलो इसको एक एग्जांपल से और लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर 5 प्रकार के यौगिक बनाता है। कितने बनाता है, 5 प्रकार के। चलो इसको भी देख लेते हैं हम। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखो एक से ज्यादा हो गए, तो पहला बनेगा N2O, पहला है। दूसरा बनेगा N2O2, तीसरा बनेगा N2O3, चौथा बनेगा N2O4, पांचवा बनेगा N2O5। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इस तरह चलेगा। तो देखो N2O2 को हम ये भी लिख सकते हैं NO, अरे दो है ना तो कट जाता है इसलिए NO लिख सकते हैं। आ जाओ इसके अंदर। नाइट्रोजन देखो 14 दूनी 28, ये नाइट्रोजन है और इधर मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं। इसका भी 28, 28, 28 और 28। इसका मतलब नाइट्रोजन का फिक्स द्रव्यमान है 28, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखो यहाँ पर 16, 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 5 80, यानी कि जो अनुपात आया, अगर इन सब का अनुपात निकालो तो ये 1:2, 3, 4 और 5 के रेशो में क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। अंडरस्टैंड, बोलो यस और नो। तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2, 3, 4, 5। ये गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यानी कि एक तत्व का द्रव्यमान तो फिक्स होता है और दूसरा तत्व अपने एक सरल अनुपात में संयोग करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नियम नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है नियम। नियम नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए इस नियम को दिया था रिचटर ने। किसने दिया था, रिचटर। ठीक है, तो रिचटर ने ये नियम दिया था, और इस नियम के अनुसार जब कोई तत्व, जैसे मान लो 2 तत्व हैं, मैं आपको समझाता हूँ A और B, ठीक है, वो अलग अलग तीसरे तत्व C के साथ, मैं लिखवा दूंगा आपको, पहले समझ लेंगे इसको कि जब कोई तत्व, 2 अलग अलग तत्व हैं A व B, ठीक है, ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, ये दोनों है ना C के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं। C का द्रव्यमान भाई A और B, ये दोनों अलग अलग इससे, यानी कि A C से संयोग कर रहा है और B भी C से संयोग कर रहा है, लेकिन इस C का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो A और C के साथ दोनों आपस में कंबाइन होकर AC बना रहा है, B
सी के साथ कंबाइन होकर BC बना रहा है, तो ये दोनों भी आपस में एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। या तो ये दोनों आपस में सरल अनुपात में संयोग करेंगे या फिर इसके साथ ही जिस अनुपात में संयोग करते हैं उस अनुपात में संयोग करके नया यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि A और B आपस में एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाएंगे AB। समझ गए? कौन सा यौगिक बनाएंगे? AB। तो इस तरीके से नियम नंबर 3 है। तो आप मेरे साथ देखेंगे, यदि दो तत्व, स्टैंड ने दिया था क्या कहा, इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व A व B, तीसरे तत्व C के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब A C के साथ अलग यौगिक बना रहा है, B C के साथ अलग यौगिक बनाते हैं। तो A व B भी आपस में उसी अनुपात में या उसके सरल गुणक अनुपात में संयोग करके यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका A C के साथ मिला, जैसे मान लो ये मिला A1C और ये मिला B2C। ओके, C का तो फिक्स निश्चित है, A का रेशियो निकलेगा 1 अनुपात जो भी निकला, ठीक है 1 अनुपात 12 निकला, इसका निकला 2 अनुपात 12। तो ये दोनों आपस में 1 अनुपात 2 में संयोग कर लेंगे, यानी कि AB 2 टाइप का यौगिक बनाएंगे। या फिर अगर 1-1 निकला है तो 1-1 निकलेगा तो 1-1 के रेशियो में क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। इसका मतलब या तो इनका एक सरल अनुपात होता है या फिर एक सरल अनुपात का गुणक होता है। चलो मैं इसको और समझाता हूं आपको। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करता हूँ। देखो कार्बन फिक्स कर दिया मैंने, ये इसका मैंने ले लिया 12। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन के 12 के साथ संयोग कर रहा है, ये दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, CO2। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन कार्बन के साथ 12 के साथ संयोग कर रहा है और ये बनाता है CH4। अब इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं CO2 में कार्बन 12, कार्बन में ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन, और ऑक्सीजन 32, कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 है क्या नहीं? तो कितना जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, 3 अनुपात 8। ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 8, याद रखना। अब CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन, ठीक है, निकालो। कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 4, 4 3 12, 4 एकम 4, कितना निकला, हाइड्रोजन कितना निकला 1, यानी कि 3:1। 4 3 12, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 4 है, 4 एकम 4। तो CH4 के अंदर कार्बन का निकला अनुपात 3, हाइड्रोजन का निकला 1, कार्बन का निकला 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकला 8। तो कार्बन का तो अनुपात फिक्स है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात थी, इन दोनों का अनुपात अलग अलग है। हाइड्रोजन का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 8, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में संयोग करके 1 अनुपात 8 वाला यौगिक बनाएंगे, और 1 अनुपात 8 वाला यौगिक होता है H2O। तो देख लो, H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। तो निकालो H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16,
कट जाएगा 1:8। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो एक तो ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं हाइड्रोजन का 2 ग्राम ले रहा हूं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाता है, H2O। इसी तरह ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, H2S। तो यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन भी आपस में संयोग करके क्या बना लेंगे, SO2 बना लेंगे। अब इसके अंदर आप आसानी से निकाल सकते हो, यहां जो अनुपात आएगा एक सरल गुणक आएगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जो निकाल रहे हैं इनका अनुपात आ जाएगा SO2 में सल्फर व ऑक्सीजन। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, क्या निकलेगा 1:1। कितना निकलेगा, 1:। बिल्कुल सरल गुणक है, सरल अनुपात है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस नियम को समझ सकते हैं कि यदि कोई दो तत्व अलग अलग तीसरे तत्व के साथ मिलकर यौगिक बना रहे हैं तो वो दोनों भी आपस में एक सरल अनुपात में यौगिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नियम नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो नियम था गुणित अनुपात का नियम और अवोगाद्रो का नियम, ये हम द्रव वाले चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, गैस वाले चैप्टर में, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं बता रहे हैं। फिर भी आप क्या आएगा तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए आपको केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप ध्यान से पढ़िए, इनके क्वेश्चनों को करिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।